हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने लैमार्किज्म को पढ़ा और बताया कि लैमार्किज्म के बाद हम डार्विनिज्म को पढ़ेंगे, फिर म्यूटेशन थ्योरी को पढ़ेंगे। तो लैमार्कवाद को हमने बहुत अच्छे से समझा था, लेकिन मैंने प्रीवियस क्लास में ही आपको बोला था कि लैमार्कवाद से जो सभी साइंटिस्ट थे वो संतुष्ट नहीं थे। कुछ साइंटिस्ट इसमें कमियां निकाल रहे थे और कुछ ने इसको निगलेक्ट किया कि लैमार्किज्म जो है वो जैव विकास को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसी को लेकर जो साइंटिस्ट थे उनमें डिबेट हुआ। तो लैमार्किज्म की यदि हम आलोचना की बात करें कि उसमें कौन कौन सी कमियां थी जो कि जैव विकास को पूरी तरह से समझाने में असफल रही, तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि लैमार्किज्म में कौन कौन सी डीमेरिट्स थी और लैमार्किज्म के का विरोध जो है वो किन किन साइंटिस्ट ने किया। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक लैमार्कवाद की आलोचना। तो लैमार्कवाद की आलोचना में सबसे पहले लैमार्क ने ये कहा कि जो वातावरण है उसका सीधा प्रभाव जीवों के रहन सहन पर पड़ता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि वातावरण का प्रभाव जीवों के रहन सहन पर पड़ता है, लेकिन इस प्रकार नहीं पड़ता कि जो जीव हैं उनमें नए लक्षण विकसित हो जाएं। देन इसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि ठीक है, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग होता है, यानी कि कुछ यूज़फुल होते हैं और कुछ यूज़फुल नहीं होते। लेकिन जो साइंटिस्ट थे वो ये बार बार बोल रहे थे कि इसका ये मतलब नहीं है कि जो यूज़फुल ऑर्गन्स नहीं हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए या वो ख़त्म हो जाए या वेस्टेंशियल ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो जाए। देन इसके बाद साइंटिस्ट ने कहा कि जो उपार्जित लक्षण हैं वो उत्पन्न अवश्य होते हैं, यानी कि वातावरण को सहन करने के लिए कुछ नए कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर आनुवांशिक या जेनेटिकल मटेरियल में होते हैं केवल उन्हीं की इनहेरिटेंस होती है। अदरवाइज जो नए कैरेक्टर हमारी सोमेटिक सेल्स या कायिक कोशिकाओं में होते हैं उनकी इनहेरिटेंस या वंशानुगति नहीं होती। देन इसके बाद उन्होंने कहा कि लैमार्कवाद ने बोला कि जो नई आदतें हैं वो विकसित होती हैं लेकिन वो वंशानुगत होती हैं, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक जो थ्योरीज थी जो लैमार्किज्म को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए दी गई, उनमें से जो मेन है वो है विकलांगीकरण। और जो विकलांगीकरण है इस थ्योरी को जो दिया था वो विज़मैन नामक एक साइंटिस्ट ने दिया था, विज़मैन। और ये जो है लैमार्किज्म के प्रबल विरोधी थे। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट इस प्रकार से किया कि इन्होंने चूहों के साथ अपने एक्सपेरिमेंट को किया और उन्होंने रेगुलरली जो चूहे थे उनकी टेल को कट किया, लेकिन बार बार उनकी टेल जो थी उसको कट करने के बाद भी जो नए माउस या जो नए चूहे जन्म ले रहे थे उनमें पूंछ पाई जा रही थी। तो जो विज़मैन थे उनने कहा कि यदि लैमार्किज्म में ये कहा गया है कि उपार्जित लक्षण वंशानुगत होते हैं, तो फिर चूहे की पूंछ को काटने के बाद भी जो नई पीढ़ियाँ आ रही थी, जो नए चूहे आ रहे थे, उनमें फिर पूंछ क्यों डेवलप थी? हमने पूंछ को पहले ही कट कर दिया था, फिर वो पूंछ कैसे आखिर नई पीढ़ी में चली गई? तो इस प्रकार विज़मैन ने अपना जो मत था वो प्रस्तुत किया कि ऐसा नहीं है कि जो जो लक्षण है, जो ऐसे अंग हैं जिनका उपयोग नहीं हो रहा है वो हासिल हो जाए। देन विकलांगीकरण के बाद एक और साइंटिस्ट आए, कैमरर। जो थे उन्होंने भी यही बताया कि जो लैमार्किज्म है उसमें जितने भी पॉइंट्स को रखा गया है उनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो जैव विकास को प्रॉपरली हमारे लिए एक्सप्लेन करते हैं और उनसे हमारे लिए प्रूफ्स मिलते हैं कि हाँ लैमार्किज्म किस प्रकार से है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट जैसे अंगों का उपयोग, अनुपयोग, वंशानुगति,
उपार्जित लक्षणों की, ये सभी इस प्रकार के कैरेक्टर थे कि कोई भी इसे मानने तैयार नहीं था और सभी इस कन्फ्यूज़न में थे कि आखिर किस प्रकार से ऐसा हो सकता है कि वातावरण के परिवर्तन के कारण हमारे जो शरीर की जैविक संरचनाएं हैं उनमें परिवर्तन हो जाए। फिर इसके बाद जो कैमरन ने भी अपना एक्सपेरिमेंट किया और लैमार्कवाद की आलोचना की, लैमार्कवाद को सपोर्ट नहीं किया। देन जो लैमार्किज्म था, नव लैमार्कवाद आया, यानी कि न्यू लैमार्किज्म आया। नव लैमार्कवाद, इसे न्यू लैमार्किज्म कहा। नव डार्विनवाद या न्यू जो लैमार्किज्म था, इसको प्रतिपादित करने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट थे। बहुत सारे साइंटिस्ट ने रेगुलरली इसमें अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन दिया, जिसमें से ह्यूगो डी व्रीज है, डार्विन है, इन सभी जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया कि लैमार्कवाद जो है वो सही है, लेकिन इसमें कुछ रूपांतरण यानी कि मॉडिफिकेशंस होने चाहिए। देन इसके बाद जो प्रॉपर एक थ्योरी निकल कर आएगी, हो सकता है कि वो जैव विकास को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दे। तो इसी पर्पस से जो ह्यूगो डी व्रीज थे, डार्विन थे, उन सभी ने न्यू लैमार्किज्म को दिया, यानी कि लैमार्कवाद में कुछ मॉडिफिकेशन करके एक न्यू थ्योरी दी और उसी थ्योरी का नाम है न्यू लैमार्किज्म। अब न्यू लैमार्किज्म के पॉइंट्स हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स थे। तो इसमें ये कहा गया कि जो अंगों का उपयोग और अनुपयोग है वो सही है, लेकिन ये उन्हीं केवल अंगों में होता है जो जनन द्रव्य या जर्म प्लास्ट से संबंधित होती हैं। और फिर सेकंड जो न्यू लैमार्किज्म था, उसमें कहा गया कि उपार्जित लक्षण केवल वो ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिटेड होते हैं जो कि हमारी आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। देन इसके बाद जो न्यू लैमार्किज्म था, उसमें ये भी बताया कि वातावरण का जो सीधा प्रभाव है वो मनुष्य के जीवन पर आंशिक रूप से पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वातावरण में जो छोटे चेंजेस भी हो रहे हैं, बहुत ही माइनर जो चेंजेस हैं, उससे भी हमारा जीवन प्रभावित हो। तो इस प्रकार से न्यू लैमार्किज्म आया। डिफरेंसेस बिटवीन लैमार्किज्म एंड न्यू लैमार्किज्म। तो यदि हम बात करें कि लैमार्कवाद और नव लैमार्कवाद में क्या अंतर है, तो लैमार्कवाद में ये कहा कि कोई भी जो कैरेक्टर है जो आनुवंशिक पदार्थ में भी नहीं हो रहे हैं, केवल सोमेटिक सेल्स में हो रहे हैं, वो परिवर्तन भी ट्रांसमिटेड होते हैं। लेकिन जो न्यू लैमार्किज्म था उसमें कहा कि केवल वो ही कैरेक्टर ट्रांसमिटेड होंगे जो जेनेटिकली मटेरियल में चेंजेस के कारण उत्पन्न हुए हैं। देन लैमार्किज्म में कहा गया कि जो जीव थे उनमें वातावरण के प्रति अनुकूलन के लिए जैविक शक्ति, यानी कि जो लैमार्किज्म था उसमें आंतरिक जीवन शक्ति, इंटरनल वाइटल फोर्स को सबसे ज़्यादा जैव विकास के लिए उपयोगी माना गया। जबकि जो न्यू लैमार्किज्म था उसमें कहा गया कि जीवों के विकास के लिए जो मतलब कि इंटरनल वाइटल फोर्स है वो उतना उपयोगी नहीं है। कुछ आंशिक रूप से हो सकता है कि इसकी कोई भूमिका हो जैव विकास में। देन लैमार्किज्म में कहा कि जो वंशानुगति है उपार्जित लक्षणों की वो तभी होगी जब जर्मप्लाज्म में चेंजेस होंगे, लेकिन न्यू लैमार्किज्म इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। और न्यू लैमार्किज्म में जो लैमार्किज्म था वो मेनली जो था वो लैमार्क ने ही दिया था, लेकिन जो हमारा न्यू लैमार्किज्म था ये बहुत सारे साइंटिस्ट ने लैमार्कवाद या जो लैमार्किज्म था उसमें मॉडिफिकेशन के बाद दिया। और जो लैमार्किज्म था उसमें माना गया कि जो अंग का उपयोग और अनुपयोग है, यानी कि जो यूज़फुल ऑर्गन है वो ही केवल रहते हैं और नॉन यूज़फुल जो ऑर्गन्स रहते हैं वो ऑर्गन्स धीरे धीरे हासिल हो जाते हैं। लेकिन
जो न्यू लैमार्किज्म था उसमें कहा गया कि ऐसा नहीं है कि जो यूज़फुल ऑर्गन है उनका डेवलपमेंट रेगुलरली होता रहे और जो नॉन यूज़फुल ऑर्गन्स है वो हासिल हो जाए। तो इस प्रकार से हमने लैमार्किज्म की आलोचना देखी और हमने न्यू लैमार्किज्म को पढ़ा और डिफरेंस देखा कि लैमार्किज्म और न्यू लैमार्किज्म में क्या डिफरेंस है। देन जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे कि ह्यूगो डी ब्रिज का म्यूटेशनवाद या जो म्यूटेशन थ्योरी है